नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, ये बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, बड़ा ही मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी गिद्ध ने बताया, चाहे भले ही आंखों देखी बात हो, लेकिन इन 4 अवसरों पर कभी अपनों पर शक मत करना, वरना मुंह छुपाने को भी जगह नहीं मिलेगी। नमस्कार और स्वागत है आपका श्रेया मार्ग में, जहां हम जिंदगी के अनकहे पहलुओं को उजागर करते हैं और सच्चाई हों से पर्दा हटाते हैं। आज की कहानी एक बूढ़ी गिद्ध की जुबानी है, जो उन 4 कड़वी सच्चाई हों को सामने लाती है, जिन्हें अगर कोई स्त्री हंसते हंसते सहन कर ले तो उसे चरित्रहीन समझा जाता है। लेकिन क्या यह सच में उसका चरित्र है या समाज की संकीर्ण सोच? आइए इस गहरे रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं वह 4 बातें जो हर स्त्री को सोचने पर मजबूर कर देंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी के अंत में छुपा है एक ऐसा संदेश जो आपकी सोच बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल श्रेया मार्ग पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों, आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक लखीमपुर नामक शहर था। उस लखीमपुर नामक शहर में एक लाखा सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। सेठ बहुत ही धनवान व्यक्ति था। उसके घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। लाखों का कारोबार चलता था। सेठ के परिवार के लोग बहुत ही सदाचारी थे। परिवार में जितने भी लोग थे वे सभी धर्मात्मा प्रवृत्ति के लोग थे। उसी परिवार में एक कन्या ने जन्म लिया था। कन्या का नाम था माया। माया बड़ी ही बुद्धिमान और संस्कारी लड़की थी। जैसा उसका नाम था वैसे ही उसमें गुण भी थे। वह भगवान की भक्ति भाव में बहुत ज्यादा लगाव रखती थी और गरीब लोगों की समय समय पर मदद करती रहती थी। पढ़े लोगों की सेवा को वह अपना प्रथम कर्तव्य समझती थी। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे समय गुजरता गया और समय के साथ माया जवान होती गई। जब उसकी उम्र विवाह योग्य हो गई तो सेठ ने एक सज्जन परिवार को देखकर माया का विवाह कर दिया। माया का ससुर बहुत ही अमीर आदमी था। अमीर होने के साथ साथ वह बड़ा कंजूस भी था। माया जब दुल्हन बनकर आई तो उसने अपनी ससुराल में किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं दिया। अच्छे संस्कारों में पलकर बड़ी हुई थी, इसीलिए अपने पति और सास ससुर का खूब आदर करती थी। उसने अपनी सेवा भाव से सबका मन जीत लिया था। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे ससुराल में रहते रहते उसे कई बरस बीत गए। एक दिन की बात है, सुबह माया अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसके दरवाजे पर एक नवयुवक उम्र का सन्यासी महात्मा आता है और दरवाजे के बाहर खड़े होकर अपनी करताल बजाने लगता है। उस नवयुवक सन्यासी ने आवाज लगाई, माया सन्यासी द्वार खड़ा है, बाबा को भिक्षा दे दो। प्रिय दर्शकों, उस नौजवान सन्यासी की आवाज जब माया ने आंगन में सुनी तो माया फौरन द्वार पर आई और उस सन्यासी को देखकर माया कहने लगी, अरे बाबा, आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? थोड़ा और सब्र कर लेते। दर्शकों, सेठ की बहू के इतना कहने पर वह सन्यासी बोला, हे देवी, मुझे डर लग रहा है। सन्यासी का जवाब सुनकर माया हंसने लगी। इधर उस सन्यासी और सेठ की बहू का वार्तालाप हो रहा था। उधर माया का ससुर उस समय घर में मौजूद था। वह सेठ उन दोनों की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। जब उस सेठ ने अपनी बहू के मुख से ये बातें सुनी जो उसने सन्यासी से कही थी, आखिर इतनी जल्दी क्या थी, तो यह सुनकर ही माया के ससुर के कान खड़े हो गए। क्योंकि प्रिय दर्शकों, वह माया नई नवेली बहू थी और इधर वह सन्यासी नौजवान ही था। अपनी बहू और सन्यासी की बातें सुनकर वह सेठ स्तब्ध रह गया। सोचने लगा, यह मैं क्या सुन रहा हूं? प्रिय दर्शकों, उसे अपनी बहू पर संदेह होने लगा था। माया का ससुर मन में सोचने लगा कि ऐसा लगता है कि मेरी बहू का सन्यासी महात्माओं के साथ में कोई चक्कर चल रहा है। मेरी बहू की मंशा कुछ ठीक मालूम नहीं पड़ती है। प्रिय दर्शकों, सेठ के तो पेट में पानी सा हो गया था। सेठ सोचने लगा, अरे राम राम, यह मैं क्या देख रहा हूं? सन्यासी कह रहा था कि मुझे डर लग रहा है, इसीलिए इसे किस बात का डर लग रहा था? अब तो वह और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। सेठ की बहू उस नौजवान सन्यासी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। सेठ के मन में शंका होने लगी,
कि हो ना हो, इस सन्यासी महात्मा का मेरी बहू के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर है। अब मैं सुनता हूं कि यह आगे और क्या बात करेंगे। सेठ अपनी चारपाई से उठकर खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया और चुपचाप खड़े होकर उस सन्यासी महात्मा और अपनी बहू की बातों को सुनने लगा। सेठ खिड़की से कान लगाकर बड़े ध्यान से सुन रहा था प्रिय दर्शकों। फिर वह सन्यासी महात्मा माया से पूछने लगा, हे देवी, तुम्हारी उम्र कितनी है? उस नौजवान सन्यासी की बात का उत्तर देते हुए माया कहने लगी, हे सन्यासी महात्मा, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं 10 वर्ष की ही हुई हूं। प्रिय दर्शकों, इधर माया का ससुर अपने कमरे में खड़ा हुआ उन दोनों की बातों को ध्यान से सुन रहा था। जब उसने सुना कि मेरे बेटे की बहू क्या कह रही है, मेरी अभी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं सिर्फ 10 वर्ष की हुई हूं। इन शब्दों को सुनने के बाद माया के ससुर के दिमाग में झटका सा लगा। सेठ सोचने लगा, आखिर मेरी बहू यह क्या कह रही है, उस सन्यासी महात्मा से कितना बड़ा झूठ बोल रही है, इसे अपनी उम्र इतनी कम बताने की क्या जरूरत है। उधर महात्मा ने उस बात को दोहराया, अच्छा देवी, तो अभी तुम्हारी उम्र सिर्फ 10 वर्ष हुई है? माया हंसकर कहने लगी, जी महाराज, अभी मेरी आयु मात्र 10 वर्ष की ही है। उसके बाद सन्यासी फिर पूछने लगा, हे देवी, तुम्हारी सासू मां तो होगी? घर पर माया ने जवाब दिया। हाँ, महात्मा ने पूछा, तो उनकी उम्र क्या है, अर्थात तुम्हारी सासू मां की कितनी उम्र है? सन्यास महात्मा के पूछने पर माया कहने लगी, हे महात्मा, मेरी सास की उम्र अभी मात्र 8 वर्ष की हुई है। प्रिय दर्शकों, जब सेठ ने सुना कि मेरी बहू मेरी पत्नी की उम्र 8 वर्ष बता रही है, तो सेठ का दिमाग चकरा गया। सेठ सोचने लगा, मेरी पुत्र वधू कहीं पागल तो नहीं हो गई है, अपनी उम्र 10 वर्ष की बता रही है और मेरी पत्नी की उम्र 8 वर्ष बता रही है। आखिर मेरी बहू कैसी बातें कर रही है? देखता हूं कि आगे इनमें और क्या बातें होती हैं। यह तो पक्का हो ही गया कि मेरी बहू मेरे बेटे की आंखों में धूल झोंक रही है। यह तो इस सन्यासी से प्रेम कर बैठी है, नहीं तो अपनी उम्र इतनी कम बताने का क्या मतलब था। फिर सोचने लगा कि इतनी जल्दी बोलना ठीक नहीं रहेगा, पहले मैं उनकी पूरी बातें सुनता हूं कि आखिर यह दोनों आगे क्या क्या बात करेंगे। जब सन्यासी यहां से चला जाएगा तब मैं अपनी बहू से पूछूंगा और इसकी शिकायत मैं अपने बेटे से करूंगा। प्रिय दर्शकों, वह सेठ अपनी बहू और उस महात्मा की बातचीत को फिर से बड़े ध्यान से सुनने लगा। इधर सन्यासी महात्मा ने माया से फिर एक सवाल किया, देवी, आखिर तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? माया ने फिर बेबाकी से उत्तर दिया, अरे महात्मा जी, पति की क्या बताऊं, उनकी तो उम्र अभी 1.5 साल की ही हुई है। प्रिय दर्शकों, बहू के जवाब से सेठ की ओर अधिक व्याकुलता बढ़ गई। खिड़की के पास में खड़ा खड़ा ससुर सोच रहा था, यह बहू बिल्कुल ही पागल हो गई है। क्या अनाशनाप बकती जा रही है, स्वयं को 10 साल की बता रही है, अपनी सास को 8 साल की बता रही है और अपने पति को 1.5 साल का बता दिया। अरे राम राम, अब तो हद ही हो गई। अब इस हिसाब से फिर मेरी उम्र कितनी बताएगी? चलो देखते हैं आगे क्या बात होती है। पहले मैं उनकी पूरी बात सुन लेता हूं कि यह मेरे बारे में क्या बोलेगी। प्रिय दर्शकों, उस सन्यासी महात्मा जी ने फिर से उस बहू से कहा, अच्छा, आपने अपनी आयु और अपनी सास की आयु और अपने पति की आयु तो मुझे बता दी, अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है। प्रिय दर्शकों, अब सन्यासी महात्मा के पूछने पर माया कहने लगी, हे सन्यासी महाराज, मैं अपने ससुर की उम्र क्या बताऊं, मेरे ससुर का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है। प्रिय दर्शकों, बहू के इस जवाब ने सेठ को आपे से बाहर कर दिया। वह पागल सा हो गया, उसका दिमाग चकराने लगा। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या चल रहा है। मेरे बेटे के साथ में इसका विवाह हुआ है और यह कह रही है कि मेरे ससुर का तो जन्म ही नहीं हुआ है। आखिर मेरी बहू मेरे बारे में यह सब क्या बोल रही है? अब तो मुझे ऐसा लग रहा है या तो मैं पागल हो गया हूं या मेरी बहू पागल है। प्रिय दर्शकों, अब तो सेठ की बहू उस सन्यासी महात्मा को भिक्षा देने के बाद में अपने घर में चली आई। इधर मन ही मन सेठ जलता हुआ अपने कमरे से बाहर निकल गया। फिर उसके मन में आया कि मैं जाकर अपनी बहू से यह सब बातें पूछूं कि वह उस नौजवान साधु से हंस हंस कर क्या उल्टी सीधी बातें बक रही थीं। फिर उसने सोचा कि नहीं, मेरी बहू तो चरित्रहीन है, मैं उससे अब क्या पूछूं। मैंने तो खुद अपने कानों से सब सुन लिया है और आंखों से देख भी लिया है। जरूर इस साधु महात्मा के साथ में कोई अवैध रिश्ता है। मेरी बहू ने तो हमारी नाक ही कटा दी। अब मैं इसे अपने घर में नहीं रखूंगा।
मैं ये बात पंचायत के सामने रखूंगा। पंचायत में पंचों के सामने ही मैं अपनी पुत्र वधू से सवाल करूंगा। अब तो मुझे इसे पुत्र वधू कहते हुए भी बड़ी घिन आ रही है। सेठ ने तुरंत माया के माँ बाप के घर खबर भिजवा दी कि जैसे भी हो वैसे ही सीधे तुरंत चले आएं। प्रिय दर्शकों, ऐसा विचार करने के बाद वह सेठ अपने घर से निकलकर बाहर चला गया। घर से निकलने के बाद मैं सीधे पंचों की टोली में पहुंच गया। सेठ को आता देखकर पंचों ने पूछा, सेठ जी, आज इधर आने का क्या कारण है? आज तो आप बहुत परेशान दिख रहे हो, कोई बात हो गई क्या? पंचों के पूछने पर दुखी होता हुआ सेठ कहने लगा, पंचों, आज मैं किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मेरे बेटे की पत्नी तो बहुत बड़ी चरित्रहीन निकली। इसके साथ साथ वो इतनी बड़ी झूठी और मक्कार है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। हे पंचों, अब मैं अपनी बहू से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं तो जैसे तैसे करके वहां से बचकर आया हूँ, नहीं तो आज मैं अपनी बहू की बातें सुन सुनकर पागल हो जाता। तब पंचों ने पूछा, आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो आप पागल हो जाते? सेठ कहता है, पंचों के मुखिया, पहले आप लोग मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं वहीं पंचायत के सामने अपनी बात बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, अब तो सेठ के बार बार आग्रह करने पर सभी पंच सेठ के साथ चल दिए। इधर पंच लोग सेठ की चौपाल में पहुंचे, उधर माया के माता पिता भी आ चुके थे। सेठ ने अपनी चौपाल पर पंचायत बैठा दी। सभी लोग सेठ के द्वार पर इकट्ठे हो गए। माया के माता पिता भी वहां बैठे हुए थे। इधर पंचों ने सेठ से कहा, सेठ जी, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप अपने घर पर पंचों को बुलाकर लाए हो? किसी समस्या को लेकर पंचायत होनी है क्या? सब लोग तुम्हारे घर पर आ चुके हैं, अब बताओ आखिर क्या बात है? तब सेठ ने कहा, पंचों, अब मैं अपनी पुत्र वधू माया को पंचायत में बुलाना चाहता हूं। सबसे पहले आप मेरी बहू को बुलवाएं, मैं अपनी समस्या उसी के सामने रखूंगा। प्रिय दर्शकों, अब तो पंचायत का आदेश मिलते ही तुरंत माया को बुलाया गया। जब सेठ की बहू आ गई तो फिर पंचों ने कहा, हे सेठ जी, अब तो आपकी बहू भी आ गई है, अब तो आप बताओ आखिर कौन सी बात है? आखिर तुम्हारी बहू ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतने दुखी हो गए? तब सेठ कहता है, पंचों, आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर और सुनकर मैं बड़ा दुखी हूं। मैंने देखा कि मेरी बहू आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी दरवाजे पर एक नौजवान साधु आता है और दरवाजे के बाहर खड़ा होकर भिक्षा मांगने लगता है। जैसे ही उस सन्यासी महात्मा की आवाज मेरी बहू के कानों में पहुंची तो वह उसी समय भिक्षा लेकर द्वार पर गई। इतना कहकर सेठ चुप हो जाता है। तब पंचों ने कहा, सेठ जी, इसमें कौन सी दुखी होने की बात है? यह तो अच्छी बात है, हर नारी को यही करना चाहिए। बस इसी बात के लिए तुमने अपने घर पर पंचायत बुलाई है। द्वार आए किसी साधु संत या भूखे भिखारी को भिक्षा डालना नारी का धर्म है, इसमें ना परेशान होने वाली बात क्या है? तब सेठ कहता है, आप सभी लोग जरा सब्र कीजिए, मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। मेरी बहू की करतूत सुनकर तुम भी पागल हो जाओगे। मेरी चिंता बहुत बड़ी है। यदि बात छोटी सी होती तो मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटी मोटी बात होती तो मैं तुम्हें अपने दरवाजे पर बुलाकर परेशान नहीं करता। बात बहुत गंभीर है और उसका निर्णय सिर्फ पंचायत ही कर सकती है। पंचों ने कहा, ठीक है सेठ जी, आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेठ बोला, अरे नहीं, जिस बात को लेकर मैं इतना चिंतित हूं, यदि वह बात आप भी जान लोगे तो आप मेरी परेशानी समझ जाओ। तब पंचों के मुखिया कहने लगे, सेठ जी, इतनी देर से आप हमें गोल गोल घुमा रहे हो, साफ साफ क्यों नहीं बताते कि बात क्या है? तब सेठ कहता है, देखो, बात यह है कि मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने एक नवयुवक उम्र का सन्यासी आया, तो मेरी बहू को चाहिए था कि वह चुपचाप ले जाकर उसे भिक्षा दे देती। उससे बातचीत करने की क्या जरूरत थी? और बातचीत भी ऐसी की कि यदि उस बात को तुम लोग सुनोगे तो तुमको भी लगेगा कि मेरी बहू ठीक नहीं है। फिर आपको पता लग जाएगा कि मैंने यहाँ पंचायत क्यों बुलाई है। अब यह बात आप मेरी बहू के मुंह से ही सुनिए कि मेरी बहू और उस नौजवान सन्यासी में क्या बातचीत हुई थी। प्रिय दर्शकों, सेठ ने जब इतनी बात कही तो उसकी बहू कहने लगी, पिताजी, बताने के लिए तो मैं भी बता सकती हूँ कि मेरे और उस महात्मा जी के बीच में क्या बातचीत हुई थी, लेकिन पिताजी, घर में पंचायत आपने बुलाई है, इसीलिए पहले आपका अधिकार बनता है कि आप ही बताएं। उसके बाद मैं आपका प्रत्येक सवाल का जवाब जरूर दूंगी। प्रिय दर्शकों, बहू की बात सुनने के बाद पंचों को भी लगा कि बहू ठीक कह रही है। तब पंचों ने कहा, सेठ जी, आप बात को इधर उधर मत घुमाइए, अपनी समस्या को आप ही बता दीजिए। आपको बहू से क्या परेशानी है? उसने ऐसा क्या कर दिया
जो आपको इतनी बेचैनी हो रही है? क्या उसने कोई ऐसा कदम उठा लिया है जो समाज और मर्यादा के विरुद्ध है? यदि उसने ऐसा किया है तो उसे पंचायत की ओर से इस बात का दंड दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, पहले आप पंचायत को पूरी बात बताएं। तब सेठ बोला, अरे भाई, बात कुछ ऐसी है जिसे बताने में मुझे बहुत लज्जा आ रही है। आपको तो पता है मैं इस गांव का बहुत ही इज्जतदार सेठ हूं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है मेरी बहू ने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। मेरी सारी इज्जत मेरी बहू ने उस सन्यासी महात्मा से बात करते ही धूल में मिला दी। कुछ ऐसी बातें हैं जो ना तो कहने में आ रही हैं और ना आपको सुनकर अच्छी लगेंगी, इसलिए आप बहू से ही पूछ लीजिए। तब पंच बोले, बहू, अब तू ही बता दे कि आखिर सन्यासी और तेरे बीच में क्या बात हुई थी। तब माया कहती है, ठीक है पिताजी, यदि आपको बताने में शर्म आ रही है तो मैं ही बता देती हूं कि मेरे और महात्मा के बीच क्या बात हुई थी। लेकिन पिताजी, शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। पहली बात आप कहेंगे, फिर मैं उसका उत्तर दूंगी। यदि मैं गलत हूं तो पंचायत मुझे जो सजा सुनाएगी मुझे मंजूर है। तब सेठ कहता है, सब लोग ध्यान से सुनो। मेरे द्वार पर एक सन्यासी महात्मा भिक्षा मांगने आया तो सेठ अपनी बहू से बोला, बहू, जब वह महात्मा आया तो तुमने उससे क्या कहा था कि सन्यासी जी अभी इतनी जल्दी किस बात की है? सेठ अपनी बहू से बोला, बताओ, तुमने यह बात उस सन्यासी से कही थी या नहीं? समस्त पंचायत के सामने मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं कि तुमने उस महात्मा से ऐसा क्यों कहा? ससुर की बात सुनते ही बहू कहने लगी, हाँ पिताजी, मैंने यह बात उस महात्मा से कही थी। सेठ बोला, फिर तुम्हारे पूछने पर उस सन्यासी ने क्या उत्तर दिया था? तो बहू ने बताया, हे ससुर जी, उस सन्यासी महात्मा जी ने कहा था कि मुझे डर लग रहा था। तब सेठ ने कहा, हे बहू, अब तुम पूरी पंचायत के सामने यह बताओ कि आखिर उस बात का क्या मतलब था। ऐसी बात सुनकर भला किसका दिमाग नहीं घूमेगा। मैं तो तभी समझ गया था कि तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अब अपने घर में नहीं रखूंगा। तब बहू जवाब देती है, ससुर जी, अगर मेरी बात गलत निकली तो मैं सबके सामने कहती हूं कि मैं तुम्हारे घर को छोड़कर चली जाऊंगी। पहले मेरी बात पूरी सुन लो। तब बहू कहती है, पिताजी, मैंने उस नौजवान सन्यासी से इसलिए यह बात कही थी कि उसने छोटी सी उम्र में ही सन्यास धारण कर लिया। जो उम्र खेलने कूदने हंसने खेलने की होती है, उस उम्र में उसने वैराग्य धारण करके सन्यासी बन गया। वही बात मैंने उससे पूछी थी कि तुम्हारी तो अभी बहुत उम्र पड़ी है, लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तब भगवान का भजन करते हैं, लेकिन तुम तो अभी से भगवा धारण करके घूम रहे हो। तो मैंने उससे कहा था कि अभी इतनी जल्दी क्या थी जो तुम महात्मा बन गए, उम्र तो बहुत लंबी है। तब सन्यासी ने मेरी बात का जवाब यह कहकर दिया था कि मुझे डर लग रहा था। सन्यासी के बातों का मतलब था कि मौत का कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए। लोग बुढ़ापे में भजन करने लगते हैं, लेकिन यहां तो एक पल का पता नहीं है कि मौत कब आकर दबा ले। मरने से पहले मनुष्य को अपने कल्याण के लिए जितना कर ले वही उसके साथ जाता है। एक प्रकार से देखा जाए तो बुढ़ापे की कोई अवस्था नहीं होती, सबको बूढ़ा ही समझना चाहिए। बुढ़ापा तो मौत से पहले की अवस्था होती है, लेकिन एक छोटे से बच्चे को भी नहीं पता है कि मौत कब आएगी। इसका मतलब है कि छोटे से बच्चे को भी आप बच्चा ना समझे, उसे बूढ़ा समझना चाहिए। मौत जब आती है तो वह बूढ़ा, जवान और बालक किसी को नहीं देखती। जिसकी मौत आती है वह उसे उठा ले जाती है, चाहे कोई बालक हो या जवान हो। इसीलिए भगवान का भजन बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए। बुढ़ापा किसने देखा है? क्या पता बुढ़ापे तक हम पहुंच पाएं या ना पहुंच पाएं। यही बात सन्यासी ने कही थी कि मैं मौत से डर गया था, इसलिए इतनी कम उम्र में सन्यास धारण कर लिया। पता नहीं मेरी जिंदगी का अंत कब हो जाए, ना जाने कब मेरी सांसें थम जाएं। मैंने अपनी जवानी में बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा है, इसलिए मैंने डर की वजह से जवानी में ही सन्यास धारण कर लिया। इसीलिए सन्यासी महात्मा ने मेरे पूछने पर यह बताया कि मुझे बहुत भारी डर लग रहा था। अब बताइए ससुर जी, मैंने और सन्यासी ने क्या गलत कहा था? प्रिय दर्शकों, बहू की बात सुनकर पूरी पंचायत के लोग बहू की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। इधर से के भी समझ में आ चुका था कि मेरी बहू की बातों का मतलब बहुत ही साफ सुथरा था। मैं तो उसे व्यर्थ ही गलत समझ बैठा। तब माया कहती है, पिताजी, अब आप मुझे गलत मत समझिए, मैंने जो कुछ भी कहा वह सिर्फ समझने और सीखने के लिए था। सेठ अपनी बहू से बोला, बताओ, तुमने यह बात उस सन्यासी से कही थी या नहीं? समस्त पंचायत के सामने मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं कि तुमने उस महात्मा से ऐसा क्यों कहा? बहू ने जवाब दिया, हे पिताजी, हाँ,
मैंने यह बात उस महात्मा से कही थी। सेठ बोला। फिर तुम्हारे पूछने पर उस सन्यासी ने क्या उत्तर दिया था? बहू ने बताया। हे ससुर जी, उस सन्यासी महात्मा जी ने कहा था कि उसे डर लग रहा था। सेठ ने कहा, अब तुम पूरी पंचायत के सामने यह बताओ कि उस बात का क्या मतलब था। ऐसी बात सुनकर भला किसका दिमाग नहीं घूमेगा। मैं तो तभी समझ गया था कि तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अब अपने घर में नहीं रखूंगा। बहू जवाब देती है, ससुर जी, अगर मेरी बात गलत निकली तो मैं सबके सामने कहती हूँ कि मैं तुम्हारे घर को छोड़कर चली जाऊंगी। पहले मेरी बात पूरी सुन लो। बहू कहती है, पिताजी, मैंने उस नौजवान सन्यासी से इसलिए यह बात कही थी कि उसने छोटी सी उम्र में ही सन्यास धारण कर लिया, जो उम्र खेलने कूदने और हंसने की होती है। उस उम्र में उसने वैराग्य धारण कर लिया। यही बात मैंने उससे पूछी थी कि तुम्हारी तो अभी बहुत उम्र पड़ी है, फिर इतनी जल्दी सन्यास क्यों लिया? तब सन्यासी ने कहा था कि उसे मौत का डर लग रहा है। सन्यासी के बातों का मतलब था कि मौत का कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए। लोग बुढ़ापे में भजन करने लगते हैं, लेकिन यहां तो एक पल का भरोसा नहीं है। मरने से पहले मनुष्य को अपने कल्याण के लिए जो करना है वही उसके साथ जाएगा। उसने कहा था कि मैंने जवानी में ही बहुत लोगों को मरते देखा है, इसलिए डर के कारण मैंने कम उम्र में संन्यास ले लिया। अब बताइए ससुर जी, मैंने और सन्यासी ने क्या गलत कहा था? प्रिय दर्शकों, बहू की बात सुनकर पूरी पंचायत के लोग बहू की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। इधर सेठ के भी समझ में आ चुका था कि उसकी बहू की बातों का मतलब बिल्कुल साफ सुथरा था। सेठ कहने लगा, हे बहू, तुमने अपनी आयु 10 वर्ष बताई, यह तो समझ में आ गया, लेकिन तुमने अपनी सास की उम्र भी 8 वर्ष और अपने पति की उम्र 7.5 साल क्यों बताई? इसका मतलब समझाओ। बहू कहने लगी, हे ससुर जी, जब मैं ससुराल आई थी तब आपके घर में ना तो पूजा पाठ होता था न सत्संग, लेकिन मेरे कह पर सासू माँ सत्संग जाने लगी, भजन कीर्तन करने लगी। उन्हें ऐसा करते हुए 18 साल हो गए हैं, इसलिए मैंने उनकी उम्र 8 साल बताई। सेठ बोला, अच्छा, तो ये बात थी, मैं तो तुम्हें गलत समझ रहा था। माया बोली, पिताजी, इसी तरह मैंने अपने पति की उम्र 7.5 साल बताई थी, क्योंकि 7.5 साल पहले जब सासू माँ के घुटनों का इलाज हुआ था तब मेरे पति ही हमें मंदिर लेकर जाते थे। इसी बहाने उनकी रुचि भगवान की भक्ति में बढ़ गई। तब से वे भी भक्ति में लीन हैं, इसलिए मैंने उनकी उम्र 7.5 साल बताई। आखिर में बहू बोली, पिताजी, आपकी उम्र के बारे में मैंने इसलिए कहा कि आपका अभी जन्म नहीं हुआ है, क्योंकि जब से मैं ससुराल आई हूं मैंने आपको कभी पूजा पाठ करते या भगवान का नाम लेते नहीं देखा। ना ही आपने कभी दान पुण्य किया है, ना कथा कीर्तन में गए हैं, इसीलिए मैंने आपको धर्म के हिसाब से अजन्मा कहा। सेठ बोला, मैं तो दुकान पर बैठा रहता हूं और व्यापार में व्यस्त रहता हूं, मुझे समय नहीं मिलता। बहू ने जवाब दिया, पिताजी, जीवन में सिर्फ धन कमाना ही सब कुछ नहीं होता, भगवान का ध्यान भी जरूरी है। आपने धर्म कर्म कुछ किया ही नहीं, इसलिए मैंने कहा कि आपका जन्म नहीं हुआ है। प्रिय दर्शकों, अपनी बहू के मुख से ये बातें सुनकर सेठ बड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने पूरी पंचायत के सामने अपने दोनों कान पकड़कर बहू से माफी मांगी और कहा, बेटी, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी बातों से मुझे गर्व होना चाहिए। इसके बाद सेठ ने पंचों से भी माफी मांगी और अपनी बहू को लेकर घर के अंदर चला गया। घर आने के बाद सेठ ने बहू से कहा, पुत्री, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। वास्तव में मेरा अभी तक जन्म नहीं हुआ था, अब मैं भी जन्म लेना चाहता हूं। बहू ने कहा, ससुर जी, यह तो बहुत अच्छी बात है। जब जागो तभी सवेरा लोग पूरा जीवन निकाल देते हैं, लेकिन भगवान का भजन नहीं करते। अगले दिन सेठ ने मुनीम को बुलाया और कहा, जो अनाज गोदाम में पड़ा है और बेकार हो गया है उसे गरीबों में दान कर दो। अब मैं अपनी बाकी जिंदगी में पुण्य के काम करना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, मुनीम ने अनाज बोरियों में भरकर दरवाजे पर रख दिया। वह अनाज बारिश में भीगने से बेकार हो गया था, लेकिन सेठ ने उसे गरीबों में बांटने का फैसला किया। सेठ ने सोचा कि इस बेकार अनाज को ही गरीबों में दान कर दूं। प्रिय दर्शकों, जैसे ही खराब गेहूं की बोरियां घर पर पहुंची तो उन बोरियों से बदबू आने लगी। बदबू की वजह से सेठ की पुत्र वधू माया घर से बाहर आई। माया ने बाहर जाकर देखा कि खराब गेहूं की बोरियां रखी हैं। माया ने अपने ससुर से पूछा, पिताजी, आपने यह अनाज की बोरियां किसके लिए मंगाई हैं? तब सेठ ने बताया, बहू, कल तुमने मेरी आंखें खोल दी थी। तुमने मुझे बताया था कि मैंने अभी तक जन्म नहीं लिया है, इसलिए कल से मैं भी दान पुण्य के कार्य करूंगा। इसीलिए मैंने मुनीम से कहकर
अपने गोदाम से यह गेहूं की बोरियां मंगवाई हैं। माया अपने ससुर की मंशा समझ गई कि वह यह सड़ा हुआ अनाज गरीबों को खिलाना चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, माया बहुत समझदार थी। वह चुपचाप घर के अंदर चली गई और मन में सोचने लगी, मेरे ससुर जी सुधरे तो हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं सुधरे हैं। अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मेरे ससुर को अपने की का ज्ञान हो जाए। काफी सोच विचार के बाद माया ने उन सड़े हुए गेहूं में से कुछ गेहूं निकाले, उन्हें कूट पीसकर आटा बनाया और फिर उस आटे की रोटियां बना ली। शाम को जब जब माया का ससुर भोजन करने आया तो माया ने वहीं रोटियां उसे परोस दी। प्रिय दर्शकों, जैसे ही सेठ ने उन रोटियों को खाया, वह एकदम से उल्टी करने लगा। रोटियों से दुर्गंध आ रही थी। सेठ गुस्से में आकर चिल्लाने लगा, बहू रानी, आज तुमने कैसी रोटियां बनाई हैं? इन रोटियों में से इतनी दुर्गंध क्यों आ रही है? मेरा सारा मुंह खराब हो गया। माया ने रसोई से ही पूछा। क्या बात है पिताजी? सेठ बोला, बहू रानी, आज तुमने कैसी रोटियां बनाई हैं? इस रोटी को खाते ही मुझे उल्टी आने लगी। आज तुमने कैसा भोजन बनाया है? ससुर की बात सुनकर बहू रसोई से बाहर आई और कहने लगी, ससुर जी, मैंने तो वैसी ही रोटियां बनाई हैं जैसी मैं रोज बनाती हूं। सेठ बोला, नहीं बहू, आज की रोटियां बिल्कुल वैसी नहीं हैं। इनसे बहुत दुर्गंध आ रही है। कहीं कोई जीव जंतु तो नहीं गिर गया? तब माया ने कहा, नहीं ससुर जी, मैंने तो अभी अभी अनाज पीसकर ताजी रोटियां बनाई हैं। सेठ बोला, तुमने कौन से गेहूं की रोटियां बनाई हैं? माया ने जवाब दिया, पिताजी, जो गेहूं आपने गोदाम से लाकर बाहर रखवाया है, उन्हीं बोरियों में से निकालकर आटा बनाया है। प्रिय दर्शकों, सेठ को जैसे ही यह पता चला कि सड़े हुए गेहूं से रोटियां बनाई गई हैं, तो वह चिल्लाने लगा, बहू, तुमने सड़े हुए अनाज की रोटियां क्यों बनाई? मैंने यह अनाज गरीबों में दान करने के लिए मंगवाया था। अपने खाने के लिए तो मैंने साफ सुथरा अनाज अलग रखवा रखा है। बहू बोली, पिताजी, मुझे पता था कि वह अनाज सड़ा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अभी से ऐसा खाना खाने की आपकी आदत बना दूं। सेठ ने पूछा, बहू कैसी बात करती हो? किस आदत की बात कर रही हो? माया कहने लगी, ससुर जी, मैंने सुना है और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि जैसा हम दूसरों को देते हैं वैसा ही हमें अगले जन्म में मिलता है। यदि आप इस जन्म में गरीबों को सड़ा गला अनाज दोगे तो अगले जन्म में आपको भी ऐसा ही मिलेगा। सेठ बोला, पुत्री, आज मुझे तेरी बातों का मतलब समझ में आ गया। सेठ ने तुरंत मुनीम को बुलाया और कहा, इन बोरियों को कूड़े के ढेर पर फेंक दो और गोदाम में रखे अच्छे अनाज को ले आओ। मुनीम बोला, मालिक, आपने तो यह अनाज गरीबों में बांटने के लिए मंगवाया था, क्या आपने अपने विचार बदल दिए हैं? सेठ ने कहा, मुनीम जी, मेरे विचार नहीं बदले। मुझे आज पता चला है कि जैसा हम दूसरों को खिलाते हैं वैसा ही हमें मिलता है। प्रिय दर्शकों, सेठ ने सड़ा हुआ अनाज कचरे में फेंक दिया और घर पर अच्छे अनाज की बोरियां मंगवाई। अगले दिन सेठ ने पूरे नगर में घोषणा करवाई कि 20 से 25 किलो अनाज गरीबों को दान किया जाएगा। नगर के सभी भूखे लोग सेठ के दरवाजे पर इकट्ठा हो गए। उधर माया ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आस पड़ोस की स्त्रियों को बुलाकर लाओ। सास ने पूछा, क्यों बहू, क्या करोगी? माया बोली, पहले उन्हें बुलाकर लाओ, फिर बताऊंगी। सास ने महिलाओं को बुलाया। माया ने ढोलक निकाली और आंगन में बैठ गई। जब महिलाएं आ गईं तो माया बोली, आज मेरे ससुर का जन्म हुआ है, हम सभी बधाइयां गाएंगे। सेठ गरीबों में दान कर रहा था और घर में स्त्रियां बधाइयां गा रही थीं। प्रिय दर्शकों, मनुष्य का जन्म तभी सफल होता है जब वह भगवान को पहचानता है और उनके बताए मार्ग पर चलता है। हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ये थी बूढ़े गिद्ध की वह सीख जो हर स्त्री और समाज को आईना दिखाती है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल श्रिया मार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए नीचे कमेंट में लिखें जय श्री राम और बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, सच्चाई कड़वी जरूर होती है, लेकिन वही इंसान को मजबूत बनाती है। जय श्री राम।